नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं आपके लिए एक और शानदार बिजनेस अपडेट्स का सेशन लेकर आ गया हूं। दुनिया की कंपनीज के अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं, तरह तरह के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड इसके डायनामिक्स कैसे पैन आउट हो रहे हैं स्पेशली कोविड के टाइम में, इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन. Also, we'll try to cover some basic economic indicators and latest figures for various economies. It's going to be a great value addition for you is what definitely I believe in. तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपडेट BMW को निकल के आ रहा है। तो BMW इज बेसिकली लीविंग नेदरलैंड्स बाय 2024। तो BMW अपना नेदरलैंड्स के बॉन नामक शहर में अपनी फैक्ट्री 2024 में बंद करने वाला है। तो यहाँ पे BMW की मिनी कन्वर्टेबल्स, मिनी कंट्रीमैन एंड BMW X1 की असेंबलिंग की जा रही थी। बाकी जो दो BMW के मेजर मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है वो चाइना में है एंड दूसरा इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में है। एंड लास्ट ईयर नेदरलैंड्स के बॉन शहर की फैक्ट्री ने टोटल 1,75,000 कार्स प्रोड्यूस की, जिसमें कि कन्वर्टेबल्स एंड कंट्रीमैन की गाड़ियां बहुत थी। तो BMW का नेदरलैंड से निकलने का एक तरीके से यूके के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हो सकता है, क्योंकि अगर BMW नेदरलैंड्स छोड़ के जा रहा है तो जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग साइट रहेगा वो यूके ही रहेगा and it would actually make UK as a leading contender to expand its production of the best selling vehicle in the aftermath of Brexit. अब ब्रेक्सिट के बाद तो टैरिफ्स एंड बॉर्डर्स चेक्स तो हर कंपनी पे लगने ही है, स्पेशली अगर हम नो डील ब्रेक्सिट की बात करें तो, क्योंकि हाल ही में बोरिस जॉनसन का स्टेटमेंट भी आया हुआ है कि यूके मस्ट एक्चुअली प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर अ हार्ड ब्रेक्सिट और फॉर अ नो डील ब्रेक्सिट। आप जानते हो ना ये चीज, है ना? तो इसके चलते यूके के लिए दिस एग्जिट फ्रॉम नेदरलैंड्स वुड टर्न आउट टू बी अ बून, स्पेशली गिवन द कार इंडस्ट्री ऑफ यूके इज नॉट डूइंग गुड। तो यूके की कार इंडस्ट्री क्यों बुरा परफॉर्म कर रही है? जब से 2016 में यूके ने ईयू छोड़ने का निर्णय लिया है, तब से बाकी के कंपनीज ने इधर इंग्लैंड में ही रहने का निर्णय लिया है या फिर यूरोप के किसी देश में जाके वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने का निर्णय लिया है। अब कोई भी कार मैन्युफैक्चरर ये एक सवाल तो पूछेगा ही कि मैं यूरोप के 28 देश के मार्केट को टारगेट करूं या यूके में 2-3 कंट्रीज को ही टारगेट करूं। बात समझ रहे हो? जैसे ग्रुप पीएसए जो कि फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरर है, जो ओपेल वगैरह बनाता है, तो उसने अपने वॉक्सहॉल और ओपेल एस्ट्रा मॉडल्स की प्रोडक्शन इंग्लैंड से यूरोप में शिफ्ट कर दी है। कुछ कंपनीज ऐसे भी निकल के आ रहे हैं जो फाइनल ब्रेक्सिट के लिए रुके हुए हैं, जैसे निसान। निसान ने अपनी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी काशकाई है, इसकी प्रोडक्शन यूके में डीले कर रखी है अंटिल मिडल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अच्छा, BMW की तरफ से ये साल में जॉब कटिंग को लेकर भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। करीब 6,000 जॉब्स कोविड के चलते साफ होने वाले हैं। Also, by the end of this decade, BMW actually plans to roll over electric vehicles. So we will have to watch out for that as well. अगला अपडेट फोर्ड को निकल के आ रहा है। तो फोर्ड यूरोप में अपना बिजनेस सेट करने में लगा हुआ है और रादर यूरोपियन कंपनी से compete करने में स्ट्रगल कर रहा है। एंड रिसेंटली जो उसे अपनी प्लग इन हाइब्रिड कार क्रूगा को वापस बुलाना पड़ा, यानी इट हैड टू रिकॉल क्रूगा ओवर कंसर्न्स ऑफ ओवरहीटिंग हाई वोल्टेज बैटरी पैक्स। तो बेसिकली ये हाई वोल्टेज बैटरी पैक से क्या होगा? इससे गाड़ी सीधा सीधा आग पकड़ सकती है, पूरी गाड़ी जल सकती है। तो इसके चलते फोर्ड को ये मॉडल्स रिकॉल करने पड़ गए एंड कोविड के मारे इनकी सेल्स में भी डिस्ट्रप्शन आ चुका है, यानी इतनी सेल्स नहीं हो रही है। एंड यूरोप ने फोर्ड पे फाइन मारा हुआ है बिकॉज फोर्ड की गाड़ियां के एमिशंस के लेवल यूरोपियन स्टैंडर्ड्स तक मीट नहीं करते। अंडर द न्यू ईयू रूल्स, द कार मेकर्स मस्ट लोअर द एवरेज एमिशंस फ्रॉम देयर व्हीकल्स टू 95 grams of CO2 per kilometer. तो इसके चलते द कंपनी हैज डिसाइडेड टू बाय कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम राइवल्स। अब ये कार्बन क्रेडिट्स के खरीदने का सिस्टम क्या है? तो जो भी कंपनीज यूरोप में सबसे ज्यादा ईवीज बेचेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसे कार्बन क्रेडिट मिलते हैं, यानी ऐसा समझो ग्रीन पॉइंट्स मिलते हैं। एंड ये ग्रीन पॉइंट्स वो उन कार मैन्युफैक्चरर्स को बेच सकती है जिनके ईवीज इतने बिके नहीं है। अब ये क्रेडिट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? ये क्रेडिट इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे फिर बाकी के जो फ्यूल बर्निंग इंजन्स की बिक्री होती है, यानी जो कार्स पेट्रोल डीजल वगैरह पे चल रहे हैं, उनका जो सेल्स हो रहा है
वो सेल्स कॉम्पनसेट करने के लिए, वो सेल्स को ऑफसेट करने के लिए ये कार्बन क्रेडिट्स काम आते हैं, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट वहां पे रखी गई है कि इतना ही ये फ्यूल बर्निंग इंजन्स बिकेंगे। उनके कार्बन एमिशंस को वो कार्बन क्रेडिट्स कॉम्पनसेट कर देते हैं, ऑफसेट कर देते हैं। अब ऐसे कंपनीज जब रिच कार्बन क्रेडिट कंपनी से ये क्रेडिट्स खरीदती है तो ये अरेंजमेंट को पूलिंग ऑफ एमिशंस कहा जाता है। बात समझ रहे हो? तो फोर्ड बेसिकली अपने पूलिंग के लिए एक पार्टनर ढूंढ रहा है जिसमें कि वो कार्बन क्रेडिट्स खरीद सकता है एंड यूरोप में सरवाइव कर सकता है। तो मार्केट में करंटली रेनॉल्ट ने उनकी एमिशंस की पूलिंग की ऑफरिंग दे रखी हुई है। इनफैक्ट वॉल्वो कार्स ने भी पूलिंग की ऑफरिंग दे रखी है, क्योंकि इन मैन्युफैक्चरर्स की सेल्स पिछले कुछ महीनों से बहुत अच्छी जा रही है। एंड इसमें डेलमर एजी जो मर्सिडीज गाड़ी बनाता है वो भी अभी फोर्ड के साथ इस रेस में शामिल हो गया है। उसे भी एक पूलिंग पार्टनर ढूंढना है बिकॉज उसकी भी गाड़ियां इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स नहीं मीट कर रही है। अगला अपडेट गार्डा वर्ल्ड कोऑपरेशन को निकल के आ रहा है। गार्डा वर्ल्ड बेसिकली एक कैनेडियन प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म है। तो हाल ही में गार्डा वर्ल्ड ने यूके बेस्ड मल्टीनेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी G4S को खरीदने का इंटेंशन जताया है। ये बेसिकली एक होस्टाइल टेकओवर होगा, अगर होगा तो। सो होस्टाइल टेकओवर क्या होता है, कोई जानता है? होस्टाइल टेकओवर मतलब जब कोई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनकी खुद की कंपनी की एक्विजिशन को अप्रूवल नहीं देते, उसे होस्टाइल टेकओवर कहा जाता है। एंड ये अप्रूवल फिर शेयर होल्डर्स से मिलता है, यानी जो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स की मेजॉरिटी वोटिंग जब होगी तब फिर ये अप्रूवल मिलता है, तब वो होस्टाइल टेकओवर माना जाता है। समझे? नाउ गार्डा वर्ल्ड रिसेंटली रिलीज्ड एन ऑफर डॉक्यूमेंट जिसमें डिटेल्स लिखी थी कि उन्हें ये यूके की पब्लिक लिस्टेड कंपनी खरीदनी है करीब 190 पाउंड पर शेयर के रेट पे। अभी करंटली G4S का शेयर 206 पाउंड के करीब चल रहा है। एंड G4S के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मानना है कि गार्डा वर्ल्ड ने वैल्यूएशंस बहुत अंडर एस्टिमेट कर रखे हैं। So G4S is best known for running prisons and providing security services. And the company is far more worth than what Garda World has offered in the document. अब इस पे बैंकर्स बहुत पैसा कमा सकते हैं ये डील से। बार्कलेज, यूबीएस, बैंक ऑफ अमेरिका या जेफरीज जैसे बैंक्स अपनी फीस में करीब 100 मिलियन पाउंड्स कमा सकते हैं। And additionally, 180 million pounds would be paid to those bankers अगर वो गार्दा वर्ल्ड के लिए फाइनेंसिंग ऑप्शंस ढूंढ के लेकर आए तो। लीगल वर्क में सिम्पसन स्टैचर जैसे कंपनीज 18 मिलियन पाउंड्स कमा सकते हैं। पीआर कंपनीज यानी पब्लिक रिलेशंस एडवाइजर्स, मॉन्टफोर्ट कम्युनिकेशंस जैसे कंपनीज कैन एक्चुअली अर्न एज मच एज 7 मिलियन पाउंड्स। ये सभी चीजें ऑफर डॉक्यूमेंट्स में लिखी गई थी। तो काफी पैसा गार्दा वर्ल्ड खर्चने का इरादा बना लिया है। एंड दिस सिम्स ल्यूक्रेटिव फॉर नाउ बिकॉज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की ग्रोथ इस साल स्लगिश रही है, स्लो रही है। अच्छा, G4S का एनुअल रेवेन्यू करीब 7 बिलियन पाउंड्स है एंड दे हैव क्लोज टू 800,000 एम्प्लॉयज इन 80 कंट्रीज। बट हाल ही में इस कंपनी का सीरीज ऑफ स्कैंडल्स के कारण उनकी रेपुटेशन को बहुत चोट पहुंची है। एंड यूके गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने खो दिया है, विच वॉज टू रन बर्मिंगम प्रिजन। गार्दा वर्ल्ड इज अ मच स्मॉलर ऑपरेशन। 2 बिलियन पाउंड्स का एनुअल रेवेन्यू होता है एंड करीब 1 लाख एम्प्लॉयज है। इनका मेन आर्गुमेंट G4S को लेकर ये निकल के आता है कि दे हैव बीन लेटली लूजिंग द मार्केट शेयर। अगला अपडेट हम सिनेमा वर्ल्ड के बारे में बात करने वाले। तो सिनेमा चेन AMC जो दुनिया की लार्जेस्ट सिनेमा चेन ऑपरेटर है, उसने हाल ही में ये अनाउंस कर दिया है कि, और रैदर वॉर्न कर दिया है कि इट वुड रन आउट ऑफ कैश बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इट माइट। तो क्योंकि कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स की वजह से सिनेमा इंडस्ट्री ने बहुत भारी मार खाई है इन टर्म्स ऑफ इट्स रेवेन्यूज, एंड क्योंकि जो भी मूवीज रिलीज होनी थी वो पोस्टपोन हो रही है या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली जा रही है, तो इसके चलते कंपनीज को बहुत लॉस झेलना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज। तो जैसे MGM ने लेटली जेम्स बॉन्ड की मूवी नो टाइम टू डाई करके पोस्टपोन कर दी अंटिल अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। या हम सिनेवर्ल्ड की बात कर ले। So it had recently announced to shut down the theaters, all of its theaters in US and UK. हमने लास्ट वीक भी ये चीज कवर की थी, याद है? AMC का कहना है कि there has been an 85% decline in attendance since it opened in August. तो यानी नॉर्मल लेवल्स के मुकाबले लोगों के थिएटर्स की हाजिरी में करीब 85% का डिक्लाइन आया है। अगर हम स्पेसिफिकली यूएस की बात करें तो एज ऑफ द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द कंपनी, टोटल 598 यूएस स्क्रीन्स में से अभी सिर्फ 494 चालू है एंड इंटरनेशनली 308 चल रहा है। बट सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की वजह से सीटिंग कैपेसिटी कम हो गई है करीब 20 to 40%।
तो इतने थिएटर्स का चालू रहना भी मतलब क्या बनता है अगर सीटिंग कैपेसिटी बहुत कम है तो? सो ऑफ कोर्स रेवेन्यू में फर्क आएगा ही। कंपनी का हर महीना $100 मिलियन खर्च हो रहा है और रैदर द कंपनी इज बर्निंग मोर देन $100 मिलियन पर मंथ। वैसे तो कंपनी ने हाल ही में $206 बिलियन की डेट की रिस्ट्रक्चरिंग कर रखी है, जिसमें कि उसे प्रोटेक्शन है कि वो एटलीस्ट 2021 तक के ग्लोबल थिएटर ऑपरेशन सस्पेंड ना कर पाए। इट वुड एक्चुअली प्रिवेंट द कंपनी टू suspend its global theater operations through this debt restructuring. Although the company is still looking for avenues to raise cash, which could be asset sales, additional debt or equity, या फिर करंट बिजनेस पार्टनर्स के साथ ही जॉइंट वेंचर्स कर देना। अगला अपडेट डिज्नी को निकल के आ रहा है। तो जैसे कि हमने अभी बात किया कि थिएटर इंडस्ट्री में कैसे कंपनीज को बहुत चोट पहुंच रही है कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स के कारण, और वही और डिज्नी के यहाँ से एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव निकल के आ रहा है। हाल ही में कंपनी ने यह अनाउंस किया है कि वो अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में चेंजेस लाई है, जिसमें कि मेजरली कंपनी वुड फोकस ऑन इट्स स्ट्रीमिंग एक्टिविटीज। यानी डिज्नी को समझ गया है कि फिजिकल थिएटर्स पे डिपेंड रहना बहुत बहुत रिस्की है। एंड रही बात स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के सर्विसेज की, तो डिज्नी ने इसकी पोटेंशियल को टेस्ट कर रखा है विद इट्स डिज्नी प्लस सक्सेस। लेस देन अ ईयर 60 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यानी 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट? इनकी फोकस डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्ट्रेटजी पे रहने वाली है। Essentially, the company has announced the reorganization of its media and entertainment businesses. Yani, it would actually be centralized into a single global organization, which will be responsible for delivering and monetizing content in the most optimal way possible. And ये चीज डिज्नी के सभी स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे एप्लीकेबल होने वाली है, डिज्नी प्लस, हुलू, ESPN प्लस वगैरह, इन सब पे। तो कंपनी का बेसिक एम स्ट्रीमिंग सर्विसेज को बढ़ाना है। बेसिकली डिज्नी के जो बाकी के बिजनेस सेगमेंट्स है, थीम पार्क्स, क्रूज शिप्स एंड ब्लॉकबस्टर्स मूवीज वगैरह, ये पेंडेमिक के चलते ठप पड़े हुए हैं। एंड मोर ओवर डिज्नी ने करीब $4.7 बिलियन का क्वार्टरली लॉस जून के महीने में रिपोर्ट किया था। तो आप समझ सकते हो कि ये स्ट्रेटेजिक मूव बहुत इंपॉर्टेंट है डिज्नी के लिए, स्पेशली इफ द कंपनी इज गिविंग प्रायोरिटी टू स्ट्रीमिंग सर्विसेज। अगला अपडेट ब्रिटिश एयरवेज को निकल के आ रहा है। तो ब्रिटिश एयरवेज के एग्जीक्यूटिव और रैदर चीफ एग्जीक्यूटिव एलेक्स क्रूज को रिप्लेस कर दिया है शॉन डॉयल से। शॉन डॉयल एयर लिंगस के CEO है। एयर लिंगस बेसिकली आयरलैंड कंपनी है, आयरिश गवर्नमेंट इसे ओन करती है, एंड बेसिकली दिस कंपनी इज द फ्लैग एयरलाइन कैरियर ऑफ आयरलैंड। Doyle has spent years in the management roles of BA before moving to the Irish airline. BA मतलब ब्रिटिश एयरवेज, ये पहले ब्रिटिश एयरवेज में थे। लुइस गैल्गो जो BA की पेरेंट IAG के हेड है, वो एक महीने पहले ही IAG के CEO बने। IAG का फुल फॉर्म कोई जानता है? ब्रिटिश एयरवेज की पेरेंट कंपनी, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है? तो एयरलाइन कंपनीज में भी अभी बहुत एग्रेसिव कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। अगला अपडेट डेल्टा एयरलाइंस को निकल के आ रहा है, जो कि रिसेंटली उन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। कंपनी का रेवेन्यू 83% से गिर चुका है, विच वॉज एक्सपेक्टेड। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो फॉर 3 मंथ्स एंडिंग इन सितंबर, ब्रिटिश एयरवेज की तरह ही बाकी के एयरलाइंस को भी चोट पहुंची है, उसमें से डेल्टा एयरलाइंस भी छूटा नहीं है। एंड इफ यू टॉक अबाउट यूनाइटेड एयरलाइंस, United Airlines also reported a loss, which was a bigger than expected of close to $1.8 billion of quarterly loss. So you can very well understand कि एयरलाइन कंपनी को कितनी चोट पहुंची है, कितनी गहराई में ये कंपनीज हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक डेटा, कमोडिटीज एंड मार्केट्स के सेगमेंट पे। इस सेगमेंट में हम डिफरेंट कंट्रीज के लेटेस्ट GDP नंबर्स, उनके इन्फ्लेशन रेट, उन मुल्कों के अनएम्प्लॉयमेंट रेट, करंट अकाउंट बैलेंस, बजट बैलेंस, इंटरेस्ट रेट्स पर डॉलर वैल्यू यूनिट, देन स्टॉक मार्केट के फिगर्स एंड कमोडिटीज, इन सभी पे हम एक नजर मारने वाले हैं। अब जैसे कि आप ये चार्ट में देख सकते हो, GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लेटेस्ट फिगर्स दे रखे हैं। इंडिया का GDP ग्रोथ -23.9%, इन्फ्लेशन 7.3% निकल के आया, जो कि पिछले महीने से बढ़ा है। ये पिछले महीने कितना था, कोई मुझे बता सकता है? 6.7% था या 6.9% था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड बचा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.7% है इंडिया का। अगर हम US की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट 1.4% निकल के आ रहा है, GDP -9% पे है Q2 का अगर हम बात करें तो, एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.9% है वहां पे। चाइना का इन्फ्लेशन 1.7% है, एंड बाकी जापान, ब्रिटेन एंड कनाडा, इट्स क्लोज टू जीरो, विच इज 0.2, 0.1%। करंट अकाउंट बैलेंस इंडिया का 0.9% ऑफ द GDP है,
बजट बैलेंस माइनस में है, करीब -7.9%। अगर हम 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें तो ये इंडिया के केस में 5.9% है। इसमें हमें पिछले सप्ताह के मुकाबले, पिछले सप्ताह के कंपैरिजन में गिरावट देखने मिली है। ये पिछले वीक 6% था, है ना, याद है? अगर हम यूएस के 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें तो ये 0.7% पे है। चाइना इज एट 3.1%। जापान तो जीरो ही है, वहां पे 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड जीरो है। कनाडा इज 0.6%। ब्रिटेन 0.3% है। यूरो एरिया का ऑलमोस्ट नेगेटिव में ही है, 2-3 को छोड़ के। अगर हम मार्केट्स की बात करें तो इंडिया का सेंसेक्स 40,000 क्रॉस कर चुका है, पॉजिटिव 2.3% ऑन अ वीकली बेसिस दिखाया है। एंड ये दिसंबर 2019 से लेकर अब तक -1.1% का ग्रोथ दिखाया है। इफ यू टॉक अबाउट यूएस, देन S&P 500 का ऑन अ वीकली बेसिस 2% का ग्रोथ दिखाया है। चाइना का यहाँ पे देखिए 6.6% है। आई थिंक ये सबसे ज्यादा है। या एंड देन प्रॉब्ली अर्जेंटीना 5.7% पे ऑन अ वीकली बेसिस। वी आर टॉकिंग ऑन अ वीकली बेसिस। बट यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि दिसंबर 2019 से अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, ये ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज का नेगेटिव में ही रहा है। कुछ कुछ ऐसी कंट्रीज है जो प्रॉब्ली उनके शेयर मार्केट इन्फ्लेट हो चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारा इंडिया का सेंसेक्स इन्फ्लेट हुआ है, या प्रॉब्ली यूएस S&P इन्फ्लेट हुआ है, और फॉर दैट मैटर नास्कॉम? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कमोडिटी इंडेक्स में गोल्ड $1913 पर आउंस चल रहा है। एंड अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो पर बैरल $42.8 चल रहा है। पिछले सप्ताह के मुकाबले ये दोनों चीज बढ़े, कमोडिटीज बढ़े है। अब बाकी के ये जो फिगर्स है, आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए। ये तीनों चारों चार्ट्स जो भी है मैंने लगा रखे, इसका आप इंटरप्रिटेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया के जो नंबर्स है वो कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना? तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द वीकली बिजनेस अपडेट, द वीकली बिजनेस राउंड अप। सो आपको कौन सा न्यूज़, कौन सा अपडेट्स पसंद आया? डिज्नी, AMC, फोर्ड, BMW, कनेडियन सिक्योरिटी कंपनी या ब्रिटिश एयरवेज वगैरह, ये कौन से डेवलपमेंट्स, कौन से अपडेट्स आपको स्ट्राइकिंग लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम PD फैमिली। मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।